हे फ्रेंड्स, आई एम अंकित वर्मा और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं। तो इस वर्ल्ड में जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उसको हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं। पहला हमारा है प्रोसीजरल और दूसरा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। प्रोसीजरल जैसे कि हमारी सी प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जिसको हम ऊप भी बोलते हैं वो हमारी है सी प्लस प्लस। जो फर्स्ट चीज समझने वाली है वो है प्रोसीजर। जैसे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या होता है कि हम प्रोसीजर्स लिखते हैं, हम कोई ना कोई मॉड्यूल बनाते हैं तो उसको बोलते हैं प्रोसीजर लैंग्वेजेस, मतलब बड़े बड़े प्रोसीजर लिखने पड़ते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ये लैंग्वेजेस रियल वर्ल्ड से रिलेट करती हैं और उसको रिलेट करने के लिए इसके पास चार मेन प्रॉपर्टीज होती हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं डेटा हाइडिंग, मतलब किसी भी डेटा को हाइड करना। अब एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करते हैं कि मेरे पास एक कार है। अब इस कार को चलाने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए? मुझे पहले तो ये पता होना चाहिए कि इसमें जो स्टीयरिंग व्हील लगा हुआ है वो कैसे काम करता है, इसकी ब्रेक्स कैसे वर्क करती हैं और इसमें जो कंट्रोल्स लगे हुए हैं वो कैसे काम करते हैं। अगर मुझे पावर विंडो है अप डाउन करनी है या गाड़ी ऑन ऑफ करनी है तो ये सब पता होना चाहिए। लेकिन मुझे क्या नहीं पता होना चाहिए, इसमें अगर कोई ऑयल की पाइप जा रही है तो कहाँ से फ्यूल जाता है, फ्यूल इंजेक्टर कितने हैं, तो मुझे उसके बारे में आइडिया होना जरूरी नहीं है कार चलाने के लिए। इसी चीज को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन, मतलब डेटा को हाइड करना। तो हमने कार का जो एग्जाम्पल लिया इसमें हमने ये समझा कि सिंपल जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है उसको दिखाना और जो फीचर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उसको हटा देना, मतलब डेटा को हाइड करना, इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। अब हम एक रियल लाइफ का और एग्जाम्पल लेते हैं प्रोग्रामिंग के लिए। सपोज करते हैं कि मैंने एक फेसबुक डेवलप किया। अब फेसबुक आपने जब क्रिएट कर दिया उसके बाद आपको पता है कि फेसबुक के अंदर बहुत सारे लाइक्स भी होते हैं। अब ये लाइक्स कहीं ना कहीं तो स्टोर होते होंगे। सपोज हम एज्यूम करते हैं कि इसके लिए कोई एक वेरिएबल लिया हुआ है, इंट एल। एल है लाइक्स के लिए। अब आपने सपोज कोई यहाँ पे डेटा डाला फेसबुक के अंदर, अपनी इमेज अपलोड कर दी। अब आपके आ गए मिलियन लाइक आ गए उसके ऊपर। अब वो लाइक्स आप मिलियन देख रहे हो, आप उसमें खुश हो, दैट्स इट। लेकिन वो लाइक्स असल में जा कहाँ रहे हैं? क्या वो एल वेरिएबल में जा रहे हैं, क्या वो वाई वेरिएबल में जा रहे हैं? तो यूजर को इसके बारे में नहीं पता होना चाहिए। ऐसे ही इंस्टाग्राम के ऊपर आपकी फोटोज हैं, उस पर लाइक्स हैं, फॉलोअर्स हैं, क्या हमें पता है कि वो लाइक्स और फॉलोअर्स कहाँ जा रहे हैं? हमें उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं, ना ही हम रखना चाहते हैं। तो ये फीचर आता है एब्स्ट्रैक्शन से। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पहला फीचर है एब्स्ट्रैक्शन, मतलब डेटा को हम हाइड कर सकते हैं। यूजर को सिर्फ उतना डेटा दिखाएंगे जितना उसको जरूरत है, जैसे कि उसकी इमेजेस हैं, कितने लाइक्स हैं, वो लाइक्स कहाँ जा रहे हैं हमें उससे मतलब नहीं है। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के नेक्स्ट फीचर की, जिसका नाम है इनहेरिटेंस। हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करते हैं कि आपने एक साल पूरा लगाया और एक विंडो क्रिएट कर दी। सपोज करते हैं कि वो विंडो में 1 मैं मान लेता हूं, मे बी वो विंडो एक्सपी थी। अब कोई दूसरा पर्सन आया, उसने फिर से 2 साल लगाए और मे बी उसने कोई विंडो 2 क्रिएट कर दी। मैं एज्यूम करता हूं वो विंडो विस्टा थी। और फिर कोई यूजर 3 आया, उसने दोबारा से 2-3 साल लगाए और एक नई विंडो तैयार कर दी जिसका नाम है विंडो 11। मैं इसको विंडो 3 मान लेता हूं। तो इस तरह से हर बार जो भी नया पर्सन आता है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम लेता है और विंडो क्रिएट करता है। ये तो बहुत ही बैड थिंग है। हम क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं जबकि विंडो के अंदर स्टार्ट मेन्यू सेम है, क्लॉक की कोडिंग सेम है, उसके अंदर फोल्डर्स सेम है, सिर्फ थीम चेंज हो जाती है, थोड़ी फंक्शनैलिटी बदल जाती है। तो हम यहाँ पे कोई रीयूजेबिलिटी नहीं कर रहे। लेकिन अगर हम रीयूजेबिलिटी करना शुरू कर दें उसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। अब इसको हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे किसी पर्सन ने विंडो 1 बनाई थी, अगर उस विंडो 1 की कोडिंग हम प्रोवाइड कर दें दूसरे पर्सन को और उसके अंदर वो एड ऑन करके दूसरी विंडो क्रिएट कर दे, विंडो 2, और ऐसे ही विंडो 2 के अंदर चेंजेस करके हम उसका नया वर्जन क्रिएट कर दें जैसे कि विंडो 3, तो इसमें क्या कर रहे हैं? हम कोड को रीयूज कर रहे हैं। पहला कोड दूसरे में रीयूज किया, दूसरा तीसरे में यूज किया। जैसे कि आपको पता है कि विंडो के अंदर क्लॉक होती है, क्लॉक सब में सेम रहती है, बस उसको डिस्प्ले करना डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है। तो अगर वो क्लॉक का कोड हम सारी विंडोज को प्रोवाइड कर दें, बार बार ना लिखें, तो हम उस कोड को रीयूज कर रहे हैं। तो रीयूजेबिलिटी का कंसेप्ट आया इनहेरिटेंस से।
जैसे फादर और मदर की प्रॉपर्टी बच्चों में होती है, सिमिलरली ये कंसेप्ट वहां से आया है रीयूजेबिलिटी। मतलब हमारे पास एक कोड पड़ा हुआ है, उस कोड को हम कहीं और यूज कर रहे हैं, दोबारा से नहीं लिख रहे, इसको बोलते हैं कोड रीयूजेबिलिटी या फिर इनहेरिटेंस। अब हम डिस्कस कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का थर्ड फीचर, जो कि है पॉलीमॉर्फिज्म। यहां नाम से ही समझ सकते हैं, पॉली, पॉली का मतलब एक चीज, मोर मींस मल्टीपल, फिज्म मींस फॉर्म। तो एक चीज को मल्टीपल फॉर्म में अगर हम लेते हैं तो उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म को समझने के लिए हम सी प्रोग्रामिंग का एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हम एक फंक्शन बनाते हैं सी प्रोग्रामिंग में, सपोज करते हैं सम नाम का मैंने एक फंक्शन बनाया जो कि क्या कर रहा है, दो वेरिएबल्स का सम करा रहा है, सपोज ए और बी का। अब अगर मुझे सेम नाम से फंक्शन बनाना है सम जो कि तीन वेरिएबल का सम करे a, b, c, तो ये पॉसिबल सी प्रोग्रामिंग में नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे इसका नाम देना पड़ेगा सम वन। और ऐसे ही अगर मुझे कोई फंक्शन बनाना है जो कि चार वेरिएबल का सम करे, सम a, b, c, d, अब इसके लिए मुझे नाम देना पड़ेगा सम टू। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब मुझे इनको कॉल करना पड़ेगा फंक्शंस को, तो मैं कैसे याद रखूंगा सम वन था या टू था, या फिर वो कोई सम फोर था, हमें तो याद रहेगा ही नहीं। तो ये प्रॉब्लम थी सी प्रोग्रामिंग में, प्रोसीजर के अंदर। ये सारी प्रॉब्लम रिमूव कर दी है हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी कि सी प्लस प्लस के अंदर। अब हमें क्या करना है, सिंपल एक ही नाम से मैं सिंपल लिख सकता हूं सम a, b, मतलब इसी नाम से दो का भी सम करवा सकता हूं। मैं सेम नाम का फंक्शन यूज कर सकता हूं a, b, c के अंदर भी, और सेम नाम का फंक्शन यूज कर सकता हूं मैं a, b, c, d, मतलब चार वेरिएबल्स के लिए भी मैं इसको यूज कर सकता हूं। तो सेम नाम मैं यूज कर रहा हूं मल्टीपल फंक्शंस में, तो यानी कि एक नाम को मैं बहुत जगह पे यूज कर रहा हूं। तो यही इसकी प्रोसीजर है पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि एक चीज, एक नाम को मल्टीपल, मोर मींस मल्टीपल जगह पे, फिज्म फॉर्म, तो एक नाम को मल्टीपल जगह पे मैं यूज कर रहा हूं। ये फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, जो कि सी प्लस प्लस में हम यूज कर सकते हैं, बट सी में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहां पे कंपाइलर हमारा एरर शो कर देगा। तो यहां पे हम लिख सकते हैं वन थिंग इनटू मेनी फॉर्म को हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं फोर्थ फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसका नाम है एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन की डेफिनेशन है रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड फंक्शन इनसाइड अ क्लास। अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। अब हमें पता है कि सी प्रोग्रामिंग में हम क्या करते थे, हम वेरिएबल भी डिक्लेयर करते थे। कैसे करते थे, हम लिखते थे इंट ए, तो वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। इसको हम मेंबर वेरिएबल भी बोल सकते हैं या डेटा मेंबर भी बोल सकते हैं। और हम फंक्शन भी बनाते थे, जैसे सपोज करते हैं कि मैंने एक फंक्शन बना दिया void sum। ये क्या कर रहा है, सपोज कोई सम करवा रहा है, इसका कोई भी काम है सम करवाना, इसकी डेफिनेशन हो सकती है अपनी। अब इसको हम क्या बोल सकते हैं, मेंबर फंक्शन या फिर फंक्शन। अब एनकैप्सुलेशन बोलता है कि एक क्लास बनाओ, इन दोनों को कंबाइन करो, मतलब वेरिएबल को और फंक्शन को आपस में जोड़ दो, कंबाइन कर दो, और उसको बोल दो क्लास, एक क्लास का नाम दे दो। अब क्लास का कोई भी नाम हो सकता है, मैं अपना नाम दे देता हूं क्लास अंकित। आप क्लास ए दो, बी दो, क्लास टू दो, वो आपकी मर्जी है। तो इसको बोलते हैं वेरिएबल, इसको बोलते हैं फंक्शन, और टेक्निकल लैंग्वेज में इसको बोल सकते हैं डेटा मेंबर। वेरिएबल को डेटा मेंबर भी बोलते हैं और फंक्शन को मेंबर फंक्शन भी बोलते हैं। तो एनकैप्सुलेशन बोलता है इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन इनसाइड अ क्लास। सो रैप कर देना इन दोनों चीजों को क्लास के अंदर, उसको बोलते हैं एनकैप्सुलेशन। अब आप सोचोगे इसका फायदा क्या है। एक बात सोचो, अगर हमने यहां पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, सपोज करो हम वही फेसबुक का एग्जांपल लेते हैं, ये कोई फंक्शन है जो कि फेसबुक का डेटा फेच करता है, जिसको हमें यूजर को बताने की जरूरत नहीं है। और एक कोई वेरिएबल है जहां पे हम सारे लाइक स्टोर करते हैं, वो भी यूजर को बताने की जरूरत नहीं है। तो ये दोनों चीजों को बताने की जरूरत नहीं है। अब इन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया क्लास में।
अब इस क्लास से पहले अगर मैं मेंशन कर देता हूं प्राइवेट, तो ये चीजें प्राइवेट हो जाएंगी, मतलब कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। और मैं क्लास से पहले अगर लगा देता हूं पब्लिक, तो ये सबको एक्सेस हो जाएंगी। तो सिंपल एक वर्ड क्लास से पहले यूज करने से सारा का सारा डेटा पब्लिक या आपका प्राइवेट हो सकता है, यानी कि सबको दिख सकता है और सबको नहीं दिख सकता। तो ये हमारा बेस्ट फीचर है जो कि है एनकैप्सुलेशन। तो हम इसको लिख सकते हैं रैपिंग अप ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन, मतलब इन दोनों को आपस में जोड़ देना, इसको बोलेंगे एनकैप्सुलेशन। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसको हम ऊप भी बोलते हैं, डबल ओपी, इसके 4 मेन फीचर्स होते हैं। एब्स्ट्रैक्शन, मतलब डेटा को हाइड कर दो जो यूजर के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। इनहेरिटेंस, रीयूजेबिलिटी, जो डेटा ऑलरेडी पड़ा हुआ है उसको यूज करो। पॉलीमॉर्फिज्म, एक चीज को बहुत जगह पे यूज करो, जैसे कि सम नाम का आपका फंक्शन है, उस सम नाम को आप मल्टीपल जगह यूज करो, मल्टीपल फंक्शंस में। एनकैप्सुलेशन, आप डेटा मेंबर को और मेंबर फंक्शन को जोड़ के एक क्लास बनाओ और उस क्लास के आगे प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक लगाओ जैसा आपको रिक्वायरमेंट है। यही 4 मेन फीचर्स हैं। कई लोग कहते हैं कि क्लास होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में अगर ये 4 फीचर्स हैं तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। बाकी सारे फीचर्स मैटर नहीं करते। अगर किसी भी लैंग्वेज में ये 4 फीचर्स हैं तो वो है हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जैसे हमारी है C++। अब हम डिफरेंस डिस्कस कर लेते हैं प्रोसीजरल में और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। तो आप इसको ये भी बोल सकते हो कि ये डिफरेंस है आपका C और C++ का। देखो, C है प्रोसीजरल, C++ है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। प्रोसीजरल में क्या होता है, हमें प्रोसीजर लिखने पड़ते हैं, लॉन्ग प्रोसीजर्स। लेकिन C++ में क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ये 4 मेन फीचर्स होते हैं, वो हमने डिस्कस कर लिया, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन। उसके बाद C जो है हमारी, वो रियल वर्ड से रिलेट नहीं करती, लेकिन जो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो रियल वर्ड के सारे कंसेप्ट से डील करती है। अब ये तो हम समझ ही गए हैं कि C++ के अंदर, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर, हम डेटा को हाइड भी कर सकते हैं, रीयूज भी कर सकते हैं, एक चीज को बार बार यूज भी कर सकते हैं, और डेटा मेंबर और फंक्शन को कंबाइन भी कर सकते हैं। तो ये हाइडिंग का जो कंसेप्ट है, ये होता है रियल वर्ड का कंसेप्ट, जो कि C में फॉलो नहीं होता। तो ये हमारे डिफरेंस है प्रोसीजरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, या फिर C और C++ के अंदर। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को हम फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला है ऑब्जेक्ट बेस्ड, मतलब वो पूरी तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, ऑब्जेक्ट बेस्ड है। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं, हमारी एक लैंग्वेज है VB, विजुअल बेसिक, तो वो है ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का और भी एडवांस वर्जन वो है प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये है रिस्ट्रिक्टेड वर्जन। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, हमारी डॉटनेट के अंदर जो लैंग्वेजेस आती हैं, हमें पता है डॉटनेट के अंदर है एक VB डॉटनेट, और डॉटनेट के अंदर और भी लैंग्वेजेस आती हैं, जैसे हमारी है C# डॉटनेट। तो इस टाइप की जो भी लैंग्वेजेस हमारी हैं डॉटनेट से रिलेटेड, वो है हमारी प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अब हम फाइंड कैसे करेंगे कि कोई लैंग्वेज ऑब्जेक्ट बेस्ड है या फिर वो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है? देखो, हम ये जानते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के लिए 4 फीचर्स का होना जरूरी है, लेकिन इन 4 फीचर्स में से अगर आप कोई भी एक फीचर कम कर देते हो, अगर मैं यहाँ पे -1 कर देता हूं, सपोज मैंने यहाँ पे 3 फीचर्स रख लिए बट इनकैप्सुलेशन हटा दी या फिर इनहेरिटेंस हटा दी, तो उस केस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट बेस्ड हो जाएगा, मतलब वो पूरी तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, वो ऑब्जेक्ट बेस्ड है, जैसे कि हमारी विजुअल बेसिक। बट अगर इन 4 फीचर्स के अंदर हम एक फीचर और ऐड कर देते हैं, वो एक फीचर कौन सा है, क्लास का। क्लास का मतलब कंपलसरी हम बोल रहे हैं कि अब आपको क्लास बनानी ही बनानी पड़ेगी। हमें ये तो पता है इनकैप्सुलेशन का मतलब है क्लास बनाओ, लेकिन यहाँ पे कंपल्शन नहीं है, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर आपको कंपल्शन नहीं है कि आपको क्लास बनानी ही बनानी है। आप बिना क्लास बनाए भी प्रोग्राम को रन कर सकते हो, लेकिन प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर आपको क्लास बनानी ही पड़ेगी, मतलब आपका सारा काम क्लास के अंदर ही होगा, आप क्लास के बाहर कोई भी काम नहीं कर सकते। तो ये हमारा हो जाता है प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस 2 टाइप्स की होती हैं, प्रोसीजरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। प्रोसीजरल हमारी है C, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है C++। प्रोसीजर में हम प्रोसीजर्स लिखते हैं और यहाँ पे हमारे रियल लाइफ का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर हमारे 4 फीचर्स होते हैं। एब्स्ट्रैक्शन, मतलब डेटा हाइड किया जा सकता है। इनहेरिटेंस, डेटा को रीयूज कर सकते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म,
एक चीज को बार बार यूज कर सकते हैं। एनकैप्सुलेशन, डेटा मेंबर और फंक्शंस को हम कंबाइन कर सकते हैं, जैसे कि हमारी लैंग्वेज है C++। अब इसके भी फर्दर दो टाइप्स हैं। अगर इन चार फीचर्स में से एक फीचर को हम हटा दें तो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेजेस, जैसे कि हमारी VB, विजुअल बेसिक। बट अगर इन चार फीचर्स में हम कंपल्शन कर दें कि आपको क्लास बनानी ही बनानी है फॉर श्योर, तो वो हमारा बन जाएगा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, जैसे कि VB.NET, C#.NET। तो आज हमने डिस्कस किया प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं और उसके टाइप्स क्या हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।